हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। देखिए, आज है हमारे पास आप सभी लोग हैं 45 डे क्रैश कोर्स में और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस को हमें यूज टू होना होता है, दैट मीन्स हमें उनको बार बार सॉल्व करके देखना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है सर? इससे फ़ायदा होता है ये, एक तो हमें ये पता लगता है कि भाई जो हम अभी तक किए जा रहे हैं क्या वो हमें याद भी है या नहीं है, बस या बस किए जा रहे हैं, आगे का तो आ रहा है लेकिन पीछे वाला सब गायब होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो वो भी है, थोड़ा सा रिवीजन भी है, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। और चलिए सबसे पहले हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। किससे? एज यूजुअल मेरी अदर क्लासेस से। आप सभी लोगों का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं अपने 45 डे क्रैश कोर्स पर। सो डे 35 है जी आज, राइट? सो आप देख भी रहे होंगे ऊपर, और माय रेफरल कोड इज अमित 10। आप अपने सभी फ्रेंड्स को और खुद भी सब्सक्रिप्शन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लासेस है 45 डे क्रैश कोर्स। क्या है सर इस 45 डे क्रैश कोर्स में? देखिए 45 डे क्रैश कोर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। इसका टाइमिंग होता है मंडे टू फ्राइडे, टाइमिंग होता है 11:30 AM और डेज है मंडे टू फ्राइडे। और प्लेटफॉर्म है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या है ये सर? अन अकेडमी CSIR नेट चैनल या वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल एक ऐसा चैनल, अगर आप इस पे जाएंगे यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस पे आप लिखेंगे कि भाई वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल या अन अकेडमी CSIR नेट, देन यू विल रीच टू द चैनल एंड ऑन द प्लेलिस्ट जैसे ही आप जाते हैं आप मेरी सारी वीडियोस, जैसे कि मैंने आपको बताया डे 35 है, तो टिल डे 34 आपको एक ही प्लेस पर एक ही जगह मेरे नाम से मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जी। ओके, दैट इज एडवांटेज ऑफ दिस चैनल अगर आप चैनल पे जाते हैं। तो चलिए जी अब मूव करते हैं अपनी अदर क्लास पे कि अदर क्लास कौन कौन सी हैं। द अनदर वन इज ए स्पेशल क्लास। ये क्या होती है सर? इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अन अकेडमी पे टाइमिंग होता है इसका 9:30 PM। और आपको क्या करना होगा जी? फॉलो वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि इसका टाइमिंग 9:30 PM भले ही हो लेकिन इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है जी। और ये क्लास एवरी डे होती है। इज इट ओके? दैट्स गुड। सो आप सभी लोग इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको? अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिखना होगा और यू विल गेट दिस ऐप। इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आपने अकाउंट बनाया, जस्ट गो टू द स्पेशल क्लास एंड बाय माय नेम यू कैन गेट माय क्लासेस। ओके जी, दैट्स गुड। अनदर वन इज अ प्लस क्लास। और ये सर, ये प्लस क्लास क्या होती है? प्लस क्लास पूरी स्ट्रक्चर्ड होती है। व्हाट डू मीन बाय द सर स्ट्रक्चर्ड? दैट मींस हम लेक्चर वाइज पूरा प्लान इस पे फिक्स कर दें, आप लोगों को पहले से पता होता है। सो दैट मीन्स डाउट सेशंस होते हैं इसके अंदर। ओके, डाउट सेशन के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, कंसेप्ट्स के साथ की पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं और रिमार्केबल और प्रिकॉशनेबल पॉइंट्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो ऐसी क्लास होती है जी प्लस क्लास। सो क्या सर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? यस, यू कैन एक्सेस दिस क्लास, बट आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन जी। इसका टाइमिंग होता है 11 AM और आजकल हमने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जी। तो चलिए क्या है इसमें, हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दी है। क्या करना होगा आपको? अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जैसा कि आपने पहले भी किया था, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को लिखना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के एंड यू विल गेट दिस ऐप। जैसे ही ऐप मिले उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और अकाउंट बना लीजिए। गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन एंड यू विल रीच टू दिस पेज। भाई इस पर क्या दिया हुआ है? इसी पे सबसे अच्छी चीज दी गई है जी। क्या? 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन की डिटेल, 3 मंथ की, 6 मंथ की, 12 मंथ की और 24 मंथ की। फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है कि हम तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जी। तो व्हाट इज द कॉस्ट? 16,800 रुपीज ओनली। तो 16,800 रुपये कुछ बिगेस्ट इशू नहीं है। कितने पे मंथ बैठता है जी? 700 रुपये पर मंथ सिर्फ, राइट? और अगर आपने ये छोटा सा जो कोड लिखा हुआ है जिसको हम रेफरल कोड कहते हैं, इसको यूज कर लिया, क्या है सर ये? पहले थोड़ा बड़ा करके बताते हैं उसको। अमित S10। व्हाट इज दिस कॉल्ड? अमित S10। अगर आपने इसका यूज कर लिया, सो दैट मीन्स आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन्स द अमाउंट विल बी रिड्यूस। 16,800 था जो, वो 15,120 रह जाएगा, यानी कि पर मंथ 630 रुपए।
अरे भाई 20-21 रुपए सिर्फ बैठता है अब हमारा देखा जाए तो, ठीक है ना। सो दैट इज ए गुड थिंग कि अगर 20-21 रुपए में हमें इतनी सारी क्लासेस मिल जा रही हैं, क्लासेस इन द सेंस सारे एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हो आप, सबके पीडीएफ नोट्स मिल सकते हैं, सबके डाउट सेशन में जाओगे तो बिग इशू नहीं है जी, इसको हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, तो जल्दी जल्दी से बस अपना मोबाइल में आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और मेरे रेफरल कोड को यूज करते हुए तुरंत से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जी, ठीक है। सो जैसे ही प्रोसीड टू पे करेंगे आप, प्रोसीड टू पे देखो यहाँ पहले लिखना होगा कोड, देन प्रोसीड टू पे, यू विल गेट दिस विंडो, और यहाँ पर प्रोसीड टू पे करते ही आप पहुंचेंगे एक पेज पर जिसमें वो आपसे पूछेगा कि भाई नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अमाउंट पे करना चाहते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर ईएमआई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो। सो दीज ऑप्शंस यू हैव टू बी जस्ट ऑप्ट, और आप आगे मूव कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो चलिए जी, आप चलते हैं लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे, जो कहती है हमें, जो बताती है हमें स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मालूम तो हो भाई हम किसी पाथ पे जा रहे हैं, तो हमें मालूम तो है कि वो वाक कहाँ कहाँ से गुजरता है वो रास्ता। सो दिस इज द थिंग, ये पूरा वो वे बताती है आपको कौन इसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, कौन सी एजेंसी, किस तरीके का पहला कट ऑफ गया है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस है। सो ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल इन दिस वीडियो। सो कहाँ का लिंक है जी, ये भी वाईफाई स्टडी CSIR नेट या फिर अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर आपको मिल जाएगा जी। अनदर वन इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट, दैट इज गुड, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, द थिंग्स विच विल बी इन योर माइंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, नो वन कैन अदर हेल्प। and the last one is the book list, book list means sir, यानी कि भाई मैथ्स की कौन कौन सी बुक हैं जो आपको हेल्प करती हैं CSI नेट एग्जाम को मैं कहूँ कि जल्दी से फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन कराने में। तो ऐसी बुक्स मैंने और भी कम कर दी गई हैं, बिल्कुल कम और लिमिटेड फॉर्म लिखी हुई हैं बुक्स के नाम इसमें हैं, तो बहुत नेवर एंडेड बुक्स हैं हमारे पास। सो आप इसको भी इसमें देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये सारे लिंक कहाँ आपको वाईफाई स्टडी CSI नेट पे जाके मिल जाएंगे। तो चलिए, काफी सारी बातें हो गई हैं मेरे बारे में, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब चलिए बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं क्वेश्चंस की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अरे सर ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन लग रहा है, चलिए तो देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें। नोटिस कीजिए, इसने कहा लेट टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट, लेट आपको दिया गया है, टी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है और डोमेन, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स फंक्शन, तो हमें देखना होगा डोमेन को। डोमेन क्या है सर, R2 to R2, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, लीनियर कंडीशन भी हम जानते हैं, ठीक है ना जी। अब इसने क्या कहा, सच दैट, किस तरीके से इमेजेस दी गई हैं जी। हमने एक वेक्टर लिया इसमें से 1,1 और उसकी इमेज इसने कहा जी 1 0 आ जाती है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है। और अगर मैंने 2 2 ले लिया जी, सो दैट मीन्स व्हाट इज द इमेज, इसने कहा कि 0 1 आ जाती है। अब आप नोटिस कीजिएगा क्या मेरे पास, ये तो मैंने कहा कि मेरे पास डोमेन है, दिस इज द डोमेन, और इसमें एक वेक्टर u1 है, एक वेक्टर u2 है, ठीक है। एक वेक्टर u1 ले लिया जी, एक वेक्टर मैंने u2 ले लिया, u1 और u2। नाउ देन अनदर इज ए कोडोमेन, इसमें हमें मिला t of u1 एंड सिमिलरली t of u2, वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी इमेजेस भी हमें दी गई हैं, और u1 यानी कि u1 की वैल्यू क्या हुई बच्चा, u1 is equal to 1 1, and what is the value of u2, u2 is equal to 2 2। तो सिमिलरली सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, u2 is nothing, u2 is equal to 2 times of u1। और जब भी कभी ऐसा हो कि एक वेक्टर दूसरे किसी का स्केलर मल्टीपल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस implies u1 and u2 are LD, okay, is it clear to all of you, that's fantastic। अब इसको मान लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू अ v1 दैट इज इक्वल टू v2। नाउ नोटिस कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, v1 is equal to 1 0 and v2 is equal to 0 1। क्लियर है, बाय द मैट्रिक्स मेथड एंड सिंपली बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इंप्लाइज v1 and v2 आर li। और हम तो एक छोटा सा रिजल्ट जानते हैं, क्या रिजल्ट जानते हैं जी, अगर हमारे पास एलडी वेक्टर्स हैं डोमेन में तो उनकी इमेजेस एलडी ही होंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एलआई हो जाएं जी। सो व्हाट इज दिस थिंग, एलडी की इमेजेस जो होंगी
LD ही होंगी, LI वेक्टर्स नहीं हो सकते। दिस इज द रिजल्ट। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है सर, LD वेक्टर्स हमने लिए और उनकी इमेजेस क्या आ रही हैं, LI। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसने पूछा ना आपसे हाउ मेनी सच टी एग्जिस्ट, आप कहोगे नो सच टी एग्जिस्ट, ऐसा टी एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर आर टोटल 4 स्टेटमेंट्स, उन चारों स्टेटमेंटों को ही यूज करना होता है ऐसी इंफॉर्मेशन में। तो हमने एक सिंपल सा रिजल्ट यूज कर लिया कि भाई अगर हमारे पास एलडी वेक्टर्स हैं, उनकी इमेजेस जो आएंगी वो एलडी आएंगी, पक्का पक्का। इज इट ओके? तो चलिए जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, let t such that r square to r square be a linear transformation। वापस देखो यही सब इंफॉर्मेशन दी गई है ना। t एक मैपिंग दे दी गई हमें r2 से r2 पर ही, राइट। और t ऑफ 1,1 क्या दिया है जी, t ऑफ 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 1 दे दिया गया जी। ऑफ t ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 15n माइनस 3 दे दिया। अब बेटा वापस देखो यहाँ पर, मैंने इसको u1 u2 माना, आपने मान लिया क्या, लेट भाई u1 इज इक्वल टू 1 1 एंड u2 इज इक्वल टू 3 3। तो सिंपली क्या हो रहा है, u2 इज नथिंग दैट इज a 3 टाइम्स ऑफ a u1। इसका मतलब u1 and u2 are linearly dependent, they are LD vector। come to the another side, okay, let आपने दोबारा से माना क्या, इसकी जो इमेजेस है that means this one। देखो ये तो है डोमेन के एलिमेंट, बट दीज आर द कोडोमेन के एलिमेंट, और इसके बीच में है t हमारे पास मैपिंग, राइट। तो v1 मैंने माना 5 और -1 एंड v2 इज इक्वल टू व्हाट, 15 एंड -3। सो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली, v2 is nothing that is a 3 times of a v1, right? So 3 times of a v1, is it okay ना? हाँ सर यही बात है। तो that is what LD आपके पास। तो इसका मतलब ये वेरिएबल आपके पास है, ग्रेडियंट है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है जी आपके पास, ठीक है। सो R2 से R2 के पास है आपके पास, तो इसका मतलब इस वेक्टर की तो हमें जरूरत ही नहीं, इसकी जरूरत थी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम आप कहोगे कि सर ठीक है एक हम LI वेक्टर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, हमने 1,0 मान लिया u3 अपना, ओके। अब इसकी इमेजेस यानी कि 2u3 की इमेजेस यानी कि t ऑफ 1,0 डेफिनेटली देयर इज li विद दिस वन, u1 के साथ या u2 के साथ, किसी के साथ ले लो, li वेक्टर है ना। सो मैंने एक li वेक्टर कंसीडर कर लिया जो इनके साथ, दोनों में से किसी के साथ भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो इसकी इमेजेस के लिए क्या क्या वैल्यूज हो, आई हैव ए इनफाइनाइट चॉइस, आई हैव अ इनफाइनाइट चॉइस कि मैं किसी में भेज सकता हूँ इसको। सो दैट मीन्स li वेक्टर्स तो कहीं पे भी जा सकता है। तो व्हाट हैपन दिस, इसका मतलब क्या हो गया जी, दे सच t एग्जिस्ट बट दे आर इनफाइनाइट। इज इट ओके? तो चलिए जी, अब सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली विद द सॉफ्टवेयर, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, इज इट वर्किंग? yes, that's fine, that's good, properly working। so come to the next question। next question आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। जल्दी से देखते हैं, 1 मिनट के अंदर कौन करके बताता है इसको जी। आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है ना। हमें दिया गया है लेट v over the field f is a vector space and cardinality of a field is equal to z3। फील्ड की कार्डिनलिटी की क्या दी गई है जी, z3 दी गई है। एंड वेयर v is equal to z3 into z3 into z3। तो इंफॉर्मेशन देखो बेटा क्या क्या दे दी है हमें। गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो वेक्टर्स है आपके पास वो है z3 into z3 into z3, और जो गिवन फील्ड है दैट इज आल्सो द z3, राइट। अब चलिए एक छोटा सा रिजल्ट, ये आपसे बात पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फील्ड ओवर f ही होगा। इसका मतलब इसने पूछा है आपसे v ओवर f की जो कार्डिनलिटी है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं जी। नाउ ही इज आस्किंग दैट क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो चलिए जी हम बता देते हैं कितने हैं। आप छोटा सा रिजल्ट याद रखिएगा जी। क्या रिजल्ट रखना है आपको, let v be the vector space, let v be the vector space, be the vector space of dimension n, of dimension n, and इस पे v over f कर दो, ठीक है। and
F be the field and F be the field with cardinality इज इक्वल टू, हमने कह दिया कि कोई भी प्राइम की पावर कह सकते हैं या प्राइम प्राइम की पावर n कह दो, नो मैटर, ठीक है ना। सो प्राइम हो, प्राइम की पावर k कर दो, डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है, कोई भी मेरे पास फील्ड है। सो देन आपके पास क्या होगा जी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ f क्या होगी जी आपके पास, जो भी फील्ड की कार्ड पे है ये, ठीक है, p की पावर p की पावर जो भी आया n, दैट इज नथिंग, क्या हो गया जी, p की पावर n के हो गया जी। तो चलिए अब अपनी अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को देखिए, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। हियर व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड, आपको दी हुई है कितनी, 3 दी गई है, यानी कि आप क्या कहेंगे, p इज इक्वल टू आपके पास है जी 3, k की वैल्यू क्या है जी, k की वैल्यू है आपके पास 1, okay now then, now see that what is the dimension of the v, dimension of v is what, अब आपके पास v कैसा दिया है गया जी, आप सिंपली क्या कहोगे, दैट इज नथिंग a b c, और a b c कहां से आ रहे हैं जी, दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द आपके पास z3 into z3, इस z3 से आ रहे हैं। तो क्या हो गया जी आपके पास, डायमेंशन ऑफ v इज नथिंग, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो दैट मींस डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 3, यू हैव ए क्या आपके पास 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, और फ्री वेरिएबल को तो डायमेंशन बोलते हैं, सो दैट मींस यू हैव द 3 डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ इक्वल टू 3। सो क्लियरली क्या हो गया जी आपके पास आंसर, द कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड, कार्डिनलिटी ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इज व्हाट, p की पावर n के था ना, तो 3 की पावर 3 into 1, दैट मींस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 27 आंसर आ गया है जी। इज इट ओके, हैप्पी टू हियर दैट। सो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है जी, लेट वी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम cardinal t from Rn to Rn such that t square x is equal to 0 for all x, then rank of t can be, क्या हो सकती है जी, ओके तो कैसे करें सर, कैसे करें भाई, कैसे करें, देखो दो तरीके हैं, मैंने क्या कहा था आपको, एक क्वेश्चन हमने इसके लिए करा था, t की पावर 5 इज इक्वल टू 0, तो 4 हो 5 हो 3 हो कुछ भी 0 हो, है ना। हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, जब जब कभी हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, लेकिन रूल तो रूल ही होता है जी, एटलीस्ट रूल से सबसे पहले हम करते हैं। इसने क्या कहा आपके पास, देखो ये लग रहा है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, बट यू विल टैकल दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द जेसी ब्लॉक्स, जो जेसी ब्लॉक्स ब्लॉक मैट्रिक्स बनती है उनसे आप हेल्प लोगे इसकी, इसको टैकल करने के लिए, ओके ना जी। तो टी जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो कहाँ से दी गई है, R9 से R9 पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है जी, ओके। और किस तरीके से, सच दैट दे दिया गया है कि टी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई जो टी एक्स होते हैं, इन टी एक्स की इमेजेस जो हमें यानी कि इमेजेस मिली, हम इनसे क्या बनाते हैं, बी फ्रेम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ना। तो इसने कहा है कि वही जो मैट्रिक्स बनी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया इस इंफॉर्मेशन में, इसने हमें क्या दिखा दिया जी, आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी इसकी जो ऊपर 9 लिखा हुआ है, इसने इंफॉर्मेशन दी जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग टी इमेजेस से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होने वाला है ना जी, दैट ऑर्डर विल बी द 9x9, नो 9x9 की मैट्रिक्स बनेगी। और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ने क्या इंप्लाइज कर दिया कि जो ये ऑपरेटर टी है ना जी, टी इज अ नीलपोटेंट ऑपरेटर, नीलपोटेंट ऑपरेटर, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर a की पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम n को क्या बोलते हैं, n इज ए नीलपोटेंसी इंडेक्स एंड द मैट्रिक्स इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो हमें क्या पता लग गया जी, t इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स से हमें क्या पता लगता है जी, नीलपोटेंट होते ही हमें क्या इंप्लाइज होगा जी, हमें इंप्लाइज हो जाएगा यहीं पर कि भाई सारी आइगन वैल्यूज ऑफ जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि इसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी जी, जीरो होंगी, दिस इंप्लाइज all eigen's values are zero, ठीक है। और किसके, विद algebraic मल्टीप्लिसिटी कितने जी, पूरे के पूरे n के बराबर, यानी कि 9 मल्टीप्लिसिटी के साथ, तो सारी आइगन वैल्यूज जीरो है जी। अब क्या करें भाई,
देखो इसने टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका मतलब इसमें एक ब्लॉक जो पड़ा हुआ है ना वो ऑर्डर 2 का पड़ा हुआ है, यानी कि 2 क्रॉस 2 का वैल्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो और ब्लॉक्स बनेंगे इसके अंदर वो या तो ऑर्डर 2 के ही होंगे या ऑर्डर 1 के होंगे। तो निलपोटेंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 से आपको कितनी रैंक मिलती है? सर ये है आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कितनी रैंक मिलती है जी? एक। सो दैट मीन्स इससे क्या मिली जी? एक। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम वर्ड की पॉसिबिलिटी लगाएंगे। हमने एक 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बना दिया, उसके बाद फिर 2 क्रॉस 2 का बना दिया जी, उसके बाद फिर 2 क्रॉस 2 का बना दिया जी। अब कितने कितने हो गए? 2 4 6। उसके बाद फिर 2 क्रॉस 2 का बना दिया जी 8। और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक सिंगल का बनाना पड़ेगा। 2 4 6 और 8 और एक 9। यानी कि आपने इतने सारे ब्लॉक्स तो किसके बनाए? आपने बनाए 2 क्रॉस 2 के। यानी कि यहाँ से भी एक रैंक मिल गई जी, यहाँ से भी एक रैंक मिल गई जी, यहाँ से भी एक रैंक मिल गई। लेकिन अगर सिंगल ऑर्डर का यानी कि 1 क्रॉस 1 का ब्लॉक पड़ा हुआ है तो आपके पास तो जीरो वेक्टर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि आइगन वैल्यू तो हमारे पास जीरो ही है ना। सो दैट मीन्स क्या बना रहे हो आप? 0 1। ओके, 0 0। चलिए मैं और साफ साफ बड़ा सा बना देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि क्या बनाए आपने। 0 1 0 0, ये आपने पहला ब्लॉक बनाया। उसके बाद दूसरा फिर ब्लॉक बनाया, वो भी आपके पास सेम ही था। उसके बाद फिर एक और बनाया आपने ब्लॉक, दैट वाज आल्सो द सेम। ओके, एक और ब्लॉक बनाया जी, यानी कि हर एक पास 2 क्रॉस 2 के ही है ना सारे के सारे। देखो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, इन सब का जितने भी आप क्रॉस 2 कर रहे हो इनका क्या ऑर्डर लेके आना है जी? आपको टोटल जो सम होना चाहिए ना इसका, एक दो इससे मिला 2 4 6 8 और एक और बनाना पड़ेगा, वो किसका? 0। क्योंकि आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में आप ये ब्लॉक्स बना रहे हो सारे के सारे, सारे आइगन वैल्यूज 0 है जी। ठीक है ना? सो नाउ देन, सो 9 हो गए पूरे 9 क्रॉस 9। इससे मुझे क्या रैंक मिली? एक, इससे एक रैंक मिली, इससे भी एक रैंक मिली, इससे भी एक रैंक मिली, इससे भी एक रैंक मिली। यानी कि जो रैंक ऑफ मेरे पास मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स बना दिया, मैं ए भी लिख सकता हूँ लेकिन टी लिख लीजिए आप। दैट विल बी लेस और इक्वल टू कितने? जिनका सबका सम कर दीजिए, दैट विल बी लेस और इक्वल टू 4। तो जो रैंक होगी वो 4 से छोटी ही होने वाली है या फिर 4 के बराबर होने वाली है। अब बड़े वाले की भी इंफॉर्मेशन क्या दी थी भाई? जब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर के ब्लॉक्स बनाते हैं तो हमें अपर बाउंड मिलता है। अभी सबसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं। सो व्हाट आई विल डू नाउ, व्हाट आई विल डू, मैंने कहा भाई देखो सबसे पहले तो मुझे 2 ऑर्डर का लेना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन रेस्ट क्या ले सकता हूँ मैं? ये तो 2 क्रॉस 2 का आ गया। रेस्ट में सब सिंगल सिंगल ऑर्डर के लिए लूंगा, सबसे लोवेस्ट ऑर्डर बनाने के लिए। तो दो तो यहाँ से मिल गए, 3 4 5 6 7 8 और 9। सो दिस इज ए 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स। इसमें सब में क्या रखा हुआ है जी? 0 0 0 0 और 0 और 0। राइट, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 2 यहाँ से 9, तो टोटल सम कितना आ गया जी? 9। दैट्स गुड। इन सब से क्या मिला जी? इनसे कोई रैंक नहीं मिल रही है, सिर्फ इससे मिली जी एक रैंक। तो आपके पास लोवेस्ट कितनी होगी? यानी कि एक या एक से बड़ी और 4 से छोटी। दिस इज द रेंज ऑफ द रैंक। ओके ना जी? ओके, तो इसके लिए एग्जामिनर यहाँ नल्टी की भी बात कर सकता है आपसे। तो अब आपको क्या करना होगा? सिल्वेस्टर लॉ का यूज भी करना पड़ सकता है जी। ठीक है ना? रैंक नल्टी थ्योरम का भी यूज करना पड़ सकता है अगर एग्जामिनर की डिमांड हो, बट यहाँ तो नहीं थी। तो हमें क्या मिल गया जी? रैंक ऑफ टी कैन बी लाई बिटवीन 1 एंड 4। तो 4 से छोटी वैल्यू देखो जी कौन सी है? 4 से वैल्यू है हमारे पास एक ही वैल्यू जो है 3। इससे छोटी कोई और वैल्यू नहीं, सारी इससे बड़ी है। तो बस यही करेक्ट आंसर है जी। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स फैंटास्टिक। तो चलिए जी, अब आपको तो 2 दिया हुआ था, अब हम आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं बेटा। क्या है जी फॉर्मूला? सो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, नाउ देन कम टू द फॉर्मूला। लेकिन रिमार्केबल पॉइंट क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है? जब आप इसकी पावर में 2 हो तभी अप्लाई करना है। रैंक ऑफ टी, जब भी कभी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, रैंक ऑफ टी, मैंने कहा कि टी मेरे पास आर एन से आर एन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और सच दैट किस तरीके से कि टी का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट ऑपरेटर है टी, टी लीनियर भी है। देन रैंक ऑफ टी विल बी लेस और इक्वल टू किससे? n बाई 2। और बाहर लगा दीजिएगा जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या लगाना है जी? दिस इज नॉट अ ब्रैकेट, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो क्या है जी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
सो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा बेटा। सो अब आप नोटिस कीजिए आपके पास क्या है, रैंक ऑफ टी कितना हुआ, एन की वैल्यू क्या थी जी, एन की वैल्यू थी आपके पास 9। सो 9/2 कितना आ गया जी, दैट्स लेस और इक्वल टू 4.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो कितना हुआ जी, लेस और इक्वल टू 5। सो रैंक ऑफ टी कितनी मिल गई जी, लेस और इक्वल टू 4, उससे भी तो यही मिली थी। तो सर ये शॉर्टकट पहले क्यों नहीं बताया बेटा, जरूरी नहीं कि टी स्क्वायर ही एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है एग्जामिनर आपको टी की एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो दे दे, तो वो प्रोसेस हर जगह एप्लीकेबल है, बट दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आपका जो नील ऑपरेटर है उसका नील पोटेंशियल इंडेक्स 2 हो तभी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। सो दैट्स अ थिंग एंड दैट्स अ रीजन आई बिलीव इन द प्रोसेस, ठीक है ना, शॉर्टकट भी जरूरी है। तो दोनों चीजें बता दी हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारी अब हम उसको वैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास टाइम है ना। तो चलिए जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, ओ let t be a linear transformation R12 से R12 के ऊपर such that t की power 4 is equal to 0 for all x and t k is not equal to 0 and k less than 4, then nullity of t क्या होगी जी, जल्दी से बता दीजिए जी, एक मिनट है आपके पास। वापस देखो अब यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ना आपको उसी को ही, क्या यूज करना पड़ेगा सर, हाँ देखो हमें हमने भी आर एन से आर एन पे दिया था, तो दैट मीन्स यहाँ दिया गया है जी R4 से R4 के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किस तरीके से, सच दैट t की पावर 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया जी, इसने इम्प्लाइज कर दिया आपको कि t इज ए नीलपोटेंट ऑपरेटर, t इज नीलपोटेंट ऑपरेटर, नीलपोटेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब क्या हो गया जी, ऑल आइगेंस आर वैल्यूज आर जीरो, दिस implies all eigenvalues are zero with multiplicity 12, 12 मल्टीप्लिसिटी के साथ, algebraic multiplicity, ध्यान रखिएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द algebraic multiplicity 12, ठीक है। सो अब कैसे करें, तो भैया हम तो रैंक निकालना जानते हैं जी, फिर हम देखते हैं, रैंक निकाल लीजिए आप, क्या इसने कहा है कि 12 क्रॉस 12 का, ओके R12 से R12 के पास गया है, सो दैट इज अ थिंग। तो 4 क्रॉस 4 का सबसे पहले तो मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, मैं सबसे पहले सबसे बड़े ब्लॉक से बनाता हूँ, ठीक है। तो 4 क्रॉस 4 का बन गया जी, उसके बाद फिर एक और बना सकता हूँ 4 क्रॉस 4 का 8, और उसके बाद एक और बना सकता हूँ जी 4 क्रॉस 4 का, दैट मीन्स व्हाट हैपन, जो मैंने अपने ब्लॉक्स बनाए सब एंट्रीज आर जीरो, रेस्ट एंट्रीज आर जीरो, सो दैट मीन्स 4 क्रॉस 4, इससे कितनी मुझे आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है जी, 4 क्रॉस 4 का निलपोटेंट ब्लॉक देखिएगा आप, 0 1 0 0 0 0 1 0, okay, 0 0 0 1 and 0 0 0 0, this is a nilpotent matrix, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास A है तो 100% A to the power 4 is equal to 0, so that means this is a nilpotent matrix of order 4। अब आप यहाँ को यहाँ से रैंक कितनी मिलती है जी 3, तो इससे कितनी मिल गई जी रैंक 3, सिमिलरली इससे कितनी मिल गई जी 3, और इससे भी कितनी मिल गई जी 3, तो यानी कि 3 6 और 3 दिया 9, टोटल 12 क्रॉस 12 थी ना, तो आपके पास रैंक ऑफ टी विल बी लेस और इक्वल टू कितना 9, ओके ना जी, 9 से तो छोटी है, किससे बड़ी है ये देख लेते हैं जी हम, ठीक है, बड़ी वैल्यू को भी अपना देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, देखो डेफिनेटली व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो मैं क्या, ये तो मैंडेटरी है मुझे कि 4 क्रॉस 4 का ब्लॉक तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, राइट, दिस ब्लॉक इज हियर, दिस वन इज हियर, उसके बाद इससे काम के ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटे क्या क्या बना सकता हूँ 1 वाले, तो 4 तो यहाँ हो गए, इसके बाद कितने बचे जी मेरे पास 8 ब्लॉक्स, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 एंड 8, these आर द आपके पास 12 क्रॉस 12 की मैट्रिक्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास 4, यहाँ से कितने मिली जी रैंक 3, यानी कि आपके पास यही मिलेगी जी, ये बॉन्ड आ गया, इससे तो कोई रैंक्स मिलनी ही नहीं और रेस्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से तो बड़ी है और 9 से मेरे पास छोटी है, तो आई एम गेटिंग द रेंज, ओके, सो दैट्स थिंग। तो सर ये तो आपने रैंक की बात की, लेकिन ऑप्शंस में तो हमें नल्टी दी गई है, अरे भाई देखो डायमेंशन ऑफ डोमेन आप जानते हो, एन की वैल्यू कितनी 12, और एक और जानते हो रैंक नल्टी थ्योरम कहो या सेल्वेस्टर थ्योरम कहो आप, क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी
इज इक्वल टू क्या होता है जी, एन होता है, राइट। सो मैं यहाँ से क्या मान सकता हूँ, मैंने सबसे पहले कहा कि 9 है मेरे पास, 9। ओके, सो इसका मतलब नल्टी ऑफ टी क्या हो गया जी मेरे पास, इज इक्वल टू एन। तो नल्टी ऑफ टी इज व्हाट, नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू एन की वैल्यू तो 12 है ना, तो 12 माइनस 9, सो दैट मीन्स व्हाट, देर इज इक्वल टू कितनी आ गई जी आपके पास, 9, और 9 में से 12 में से 9 गए, कितने बच गए आपके पास, 3 बच गए जी, यानी कि यहाँ से नल्टी कितनी मिली जी, 3 आपके पास, राइट। अब कहिए आपकी हमारे पास यही सिचुएशन क्या है जी, अब हमारे पास क्योंकि छोटी है ना 9 के बाद, तो अब 8 रख के देख लीजिए जी, अगर 8 रखा तो इसका मतलब नल्टी कितनी होगी जी, सो दैट मीन्स 9 माइनस आपने क्या किया, 8 किया, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन आफ्टर दैट, कितना बच गया जी अब आपके पास, 12 में से 9 गए, कितने बच, 12 में से 8 गए तो कितने बच गए जी, 4, यानी कि नल्टी इस बार क्या आ गई जी, 4 आ गई। सो यानी कि व्हाट हैपन, जैसे जैसे आप अपनी रैंक को घटाते जा रहे हो नल्टी बढ़ती जा रही है, ये होती भी ऐसे ही है। सो इसका मतलब हाईएस्ट मोड पे क्या मिली थी जी, ये आपके पास 3 मिली थी, तो नल्टी आपके पास ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है जी, नल्टी ऑफ टी विल बी इक्वल टू 3। क्या है ऐसा आंसर, हाँ सर है ऐसा आंसर, तो चलिए जी बी लगा दीजिएगा। इज इट ओके, तो यानी कि अब हमें बॉन्ड से, बेटा यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिया तो हमें नीचे की जरूरत नहीं पड़ रही है, अगर नीचे की जरूरत पड़ेगी तो आप बॉन्ड तक पूरा निकाल सकते हो। सम टाइम एग्जामिनर एक सेट दे सकता है आपको, तो सेट को भी आप एनालिसिस कर सकते हो जी। तो चलिए जी समय आ गया है अब चेक करने का कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, everything is working properly, so that now I will move to the next question. Yes, what is this question, हमें दिया गया है if A is a square matrix of order 3। okay, पहली बात जो मैट्रिक्स मेरे पास दी गई है A, वो 3 क्रॉस 3 की है, ये इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे, यानी कि और एंड डिटर्मिनेट भी दे दी गई है जी मुझे, ये वेरी गुड। सो जब भी कभी ऐसे दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हमेशा उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लो, इकट्ठा करके लिख लो जी। और जब पता लग गया जी 3 क्रॉस 3 है, एन की वैल्यू 3 है और डिटर्मिनेट 4 है, देन डिटर्मिनेट ऑफ that of 5a पूछ ली। सो रिकॉल द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, एक मिनट में जल्दी से लिख दीजिए फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको याद भी है कि सब भूल भाल गए हो भाई, इसे भूलना नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज हियर। क्या, अगर आपने कहा कि लेट ए बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स है मेरे पास, मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स आ गई है जी, and determinant of the matrix is equal to k, and हाँ वो डिटर्मिनेंट का हमें कोई भी यहाँ कंसर्न नहीं है, लेकिन लिख देते हैं हमने कोई भी वैल्यू उसकी हमने मान ली कि राइट। सो देन डिटर्मिनेट ऑफ हमने कहा कि k1 k2 k3 क्या लें हम, d ले लेते हैं, d d into a की जो डिटर्मिनेट होगी, okay, what will be that, that will be d is also the number, right, की पावर n into determinant of a, तो क्या वैल्यू बन गई जी, दिट इज नथिंग d की पावर n into k, सो दिस इज द आंसर। सो अब आप अपने केस में आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, सो n इज इक्वल टू 3, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, डिटरमिनेट की यानी कि k इज इक्वल टू दिया गया है सर 4, वेरी गुड, ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, सर d इज इक्वल टू 5, तो बस रख दीजिए जी, क्या हुआ जी, यानी कि डिटर्मिनेट ऑफ 5a क्या आ गया जी आपके पास, सिंपली 5 की पावर 3 इंटू 4, तो 125 इंटू 4, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 500, सो वी गेट अवर आंसर, द करेक्ट आंसर इज 500। इजी ना, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जहां गलती होती है वो मैं बता देता हूं बेटा। एग्जामिनर समटाइम क्या करता है जी, आपके पास यहाँ माइनस रख देता है, इसको माइनस बोल देगा, यहाँ पर क्या बोलेगा जी, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं चेंज करता हूँ, क्या, आई विल चेंज दिस क्वेश्चन, व्हाट, मैंने -5 की दे दे आपके पास,
डिटर्मिनेट ऑफ माइनस 5a की पावर, और एक और आंसर दे दो उसमें 500 भी है, ओके, और एक -500 भी आंसर दे सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे, बाय मिस्टेक और हरी में हम क्या करते हैं, 5 की पावर k कर देते हैं। बेटा 5 की पावर 3 कर दोगे आप, नहीं, अब -5 की पावर 3 करना होगा, देन डिटर्मिनेट ऑफ a करना होगा, यानी कि आपके पास -125 इंटू 4 आया है जी। सो व्हाट इज द आंसर, 500। तो आपका मन क्या कहेगा, नहीं नहीं, माइनस माइनस नहीं बेटा, ये माइनस के साथ आएगा, वट एवर इज द के दैट विल बी इन बी हियर। तो ये प्रिकॉशन है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो हम इस पे जल्दी से लगा देते हैं, जबकि गलत बात होती है जी, माइनस लगेगा इसमें बाहर। तो उस केस में क्या होता था जी, नन ऑफ दिस आंसर हो जाता। होप इट इज क्लियर टू यू। एंड प्रिकॉशन भी आप याद रखेंगे कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए जी, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, या if A be a square matrix of order 10 trace 10 such that A to the power 4 is equal to A inverse, then determinant of A is equal to। भाई डिटर्मिनेंट पूछ ली गई है, अरे सर अब ऐसे कैसे निकाल दें, हमें तो मैट्रिक्स भी नहीं दी गई है। अब बस इंफॉर्मेशन सबसे पहले इकट्ठा करो, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है और इसका ऑर्डर कितना है, 10 क्रॉस 10, दैट मीन्स n की जो वैल्यू है जी वो है आपके पास 10। सबसे पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसने क्या कहा है कि आपके पास दिया गया है कि a की पावर 4 इज इक्वल टू a इनवर्स है। इससे क्या निष्कर्ष निकला जी, इससे निकला a टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। तब निकालना है जी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आपके पास a क्या होगा। ओके, अब इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। कभी भी यदि आपके पास, सो रिमेंबर दैट इफ a टू द पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है, देन डिटर्मिनेट ऑफ a इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्या, या तो हो जाएगी जी 1, कब हो जाएगी 1, इफ k इज ऑड, कैसा जी, ऑड, और हो जाएगी +-1 इफ k is even। तो k इज, इफ k इज ऑड या फिर k इज इवन। तो आपके केस में क्या है जी, अरे सर k की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो 5 तो एक ऑड नंबर होता है जी, ऑड नंबर होता है तो क्या वैल्यू आने वाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नथिंग दैट इज इक्वल टू 1। क्या है आंसर, हाँ सर है, पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है जी। तो थम्स अप कर दीजिए इसी बात पर, ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है जी हमारे पास। बस हमें ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीजों को। जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा एग्जामिनर की, भाई देखा जाए मैट्रिक्स ही नहीं दी, डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम लॉजिक, अननेसेसरी का दिमाग मत लगाना जी अपना, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, इफ a इज इक्वल टू 237126002 देन एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, अरे सर कैसे करें, ऐसे कैसे कर दें इसको, भाई एडजॉइंट का भी एडजॉइंट कर दिया है। तो आज तो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे फॉर्मूला बेस आ रहे हैं जी। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या निकालें सर, व्हाट विल इज दिस एडजॉइंट, एडजॉइंट इज इक्वल टू, ए तो दिया हुआ है ना, तो क्या सर हम उसका यूज करें, अभी नहीं करना है बेटा। कितनी बार एडजॉइंट आया है सर, ये तो 2 टाइम्स आया है, तो सिंपली लिख दीजिएगा जी व्हाट, डिटरमिनेट जो भी हो उसकी पावर लिखिएगा n-2 जितनी बार भी आया है, और इनटू ए मैट्रिक्स। ये तो आपका आंसर आ गया। चलिए तो रूल भी दिखवा देते हैं, क्या है इसमें से, देखो डिटरमिनेट दी गई है क्या इस मैट्रिक्स की, नहीं सर हमें नहीं दी गई है, तो चलिए हम बता देते हैं जी डिटरमिनेट। लास्ट टर्म इसमें क्या दिया हुआ है, देखो जी लास्ट रो 002 है, तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लास्ट वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंशन करते हैं, डिटरमिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो what happen, determinant will be the 0 minus 0 plus 2। now then what you have done, ऐसे किया ऐसे किया, what is this 4 and then minus 3 which is equal to what, 2। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की कितनी आ गई जी, 2 आ गई है, ओके। तो कम टू दिस वन, तो एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ए आपके पास क्या आ गया जी, 2 की पावर कितना, n-2, n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 की है, सो दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हुई जी, 3, n की वैल्यू है हमारे पास 3। सो रखिएगा
3 minus 2 that is a nothing, that is a 1. So साथ में a भी है हमारे पास which is equal to what, 2 into a की वैल्यू भी देख लीजिए जी। अब आपको a क्या दिया गया है जी, 237,126,002 मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चा पार्टी क्या आ रहा है, 4 6 14 2 4 12,004 है क्या जी किसी में? सर ये तो बी आंसर है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सर इससे फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर 3 एडजॉइंट आ जाते तो एडजॉइंट ऑफ ए 3 दे देता तो बेटा यहाँ पर 3 हो जाता, क्या फर्क पड़ना था, ओके ना। सो अगर हमें सिंपली फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, लेट ए बी, फॉर्मूला इज व्हाट, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स। आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी आपके पास n, ठीक है। और डिटरमिनेंट भी कोई हमें दी गई है या हमें निकालनी है, कभी पूछ ले एग्जामिनर, तो दैट मीन्स हमें गिवन भी हो सकती है। बहुत बार अगर बहुत लार्ज एन की देता है तो जनरली दे भी देता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी बेस होती है डिटरमिनेंट, बड़े उस पर नहीं निकलवाएगा, 3 से ज़्यादा आपसे डिटरमिनेंट नहीं निकलवा जाएगा ऑर्डर पर, ठीक है बेटा। सो लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। देन आप सिंपली लिखोगे देन एडजॉइंट, एडजॉइंट फिर एडजॉइंट, ओके। सो दैट मीन डॉट 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 एडजॉइंट, और आपसे पूछ लिया जी ऑफ ए, दिस इज आस्क्ड फ्रॉम यू, एडजॉइंट एडजॉइंट ऐसे पूछता जा रहा है जी। फाइनली इसका एडजॉइंट पूछा है कि व्हाट विल बी ए, सो हाउ मेनी टाइम्स ही आस्क फ्रॉम द आर टाइम, दीज वैल्यूज आर आर, जैसे कि आपके पास क्या थे 2 और फिर लास्ट में हमने 3 लिया था, 2 बार दिया, तो यहाँ पर आंसर आएगा जी डिटरमिनेंट ऑफ ए एन, टोटल ऑर्डर में से आप जितने टाइम एडजॉइंट पूछा है उसको आर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा जी, और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दैट मीन्स वी कैन नाउ डिटरमाइन दैट की एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज द वैल्यू। होप नाउ यू हैव रिमेंबर द फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला रिकॉल हो गया होगा जी अच्छे से, ठीक है ना। सो ऐसे भी एग्जामिनर कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार होता है हम बहुत टफ चीज तो याद रख लेते हैं लेकिन ट्रिवियल चीजों को भूल जाते हैं। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, the value of determinant a where a is equal to 1 2 3, अरे सर कितनी बड़ी मैट्रिक्स दे दी आपने, यानी कि 1 2 3 4 5, भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5 करे, तो अब क्या करें सर, इसकी डिटरमिनेंट निकलवा रहे हो, कितनी बार एक्सपेंड करूंगा मैं, कैसे होगा, क्या करें क्या करें। आप सिर्फ सोचें, इस मैट्रिक्स के पास एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कैसे लिखे हैं ये टर्म, बस ये मुझे देख लेना है जी, हो जाएगा। कैसे सर, आप नोटिस कीजिए इस मैट्रिक्स में a11 की वैल्यू क्या है सर, 1, ओके। a12 की वैल्यू क्या है सर, 2, a13 की वैल्यू क्या है जी, 4, a14 की वैल्यू क्या है जी आपके पास, a11 a12 a13 a14, ओके, a1 2 3 3, a14 की क्या है जी 4, और a15 क्या है जी, दैट इज इक्वल टू 5, वेरी गुड। सो अब आप नोटिस कीजिए हर टर्म इस मैट्रिक्स का, अगर आप नोटिस कर रहे हो हर टर्म्स किस में लिखा है, हर रो के जो टर्म्स हैं वो किस में लिखे हैं, दे ऑल आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में है। सो कैसे सर, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 1, इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, सो 1 1 1, यानी कि 1 ही डिफरेंस आ रहा है जी आपके पास, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। को भी ऐसे दिया हुआ है कि अगर रोज मेरी उसकी जो है, ठीक है, व्हाट हैपन, सारे टर्म्स अगर एपी में है तो मैं सिंपली एक ही वर्ड कहूंगा जी, द डिटरमिनेंट ऑफ सच ए मैट्रिक्स इफ, लिख लीजिएगा रिजल्ट, इफ all the terms, if all the terms of n cross n matrix, n cross n matrix are in AP, AP का मतलब A फॉर अमित, P फॉर प्रकाश मत समझ लेना, ठीक है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है जी ये, ठीक है। कभी आप समझ लो AP अमित प्रांजलि ऐसा कुछ वर्ड नहीं है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है।
राइट नाउ देन, सो एपी में है देन डिटर्मिनेट ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। सर इतना छोटा सा आंसर इतनी देर लगाई क्योंकि आप याद रख पाओगे, दैट्स द रीजन। पेशेंस हमें ही सफलता देता है, हम पेशेंस तो रखें कि क्या आने वाला है, सो दैट इज अ थिंग बेटा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है जी, इफ Lmn are cofactors of 0, 3, 4 in the matrix A, then 3m plus 4n is equal to, अरे सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए हैं, कैसे करें इनको डील। भाई कोफैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, व्हाट इज गिवन टू यू, कोफैक्टर्स दिए हुए हैं। चलो पहले सबसे पहले कलर चेंज करते हैं जी, ठीक है। आपको कभी भी एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले देखो एल एम एन जो हमें दिए गए हैं, इसमें क्या दिया गया है, एल एम एन आर द कोफैक्टर्स ऑफ, किसके हैं, 034। ये 034 है कहाँ मैट्रिक्स के अंदर, सबसे पहले देखो, अरे सर दीज आर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, R1 के हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट रो, ओके 034 ही है। देन इसने पूछा है क्या आपसे, सबसे पहले इसने जीरो की मल्टीप्लाई करी, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू एल प्लस 3 इंटू एम प्लस 4 इंटू एन। इसकी वैल्यू पूछी है कि क्या आएगी जी आपके पास, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जी क्या वैल्यू आती है, लिखिएगा नाउ, ओके इफ, ठीक है। ये कैसी मैट्रिक्स है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इसको भी हम बताते हैं आपको। ये तो सर कुछ ऐसी लग रही है जैसे स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर दिख रही है जी, वेरी गुड। तो एग्जामिनर ने तो और भी आपका काम आसान कर दिया है, क्या रिजल्ट नोट कर लीजिए, सो दैट आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में एग्जामिनर ने आपको क्या काम आसान किया। इफ एल एम एन आर co-factors of first row, फर्स्ट रो, बी केयरफुल, फर्स्ट रो के, ठीक है। और उसको हमने मान लिया कि भाई ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट रो, हमने मान लिया कि वो दिस इज a1 a2 a3, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। देन a1l प्लस a2m प्लस a3n इज इक्वल टू, जल्दी से लिख दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, कैसी मैट्रिक्स है, दिस जो गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, दैट इज ए स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं होती तो हमें डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ती बच्चे, लेकिन यहाँ तो इसने ऑलरेडी स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है, और किसकी, ऑड ऑर्डर की, ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर भाई ऑड ऑर्डर की स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की क्या होती है जी, जीरो। तो इसका मतलब क्या आ गया जी आपके पास, अब आप आपके केस में देखिए, आपके पास a1 की वैल्यू कितनी है जी, जीरो, a2 की वैल्यू कितनी है जी, 3, और a3 की वैल्यू कितनी है जी, 4, और l की वैल्यू कितनी है जी, l की वैल्यू है आपके पास, l दी हुई है, l m और n दी है जी, सिंपली तो क्या हो गया जी आपके पास, 0 प्लस, ओके, उसके बाद आ गया जी 3m प्लस 4n इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट कितनी थी, 0, तो आंसर आ गया जी बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। तो दूसरा एकदम मन में आएगा, सर अगर ये फर्स्ट रो ना होती तो सेकंड रो होती तो क्या करते। तो चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जानते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है जी, देन वी विल मूव टू द next question. Yes, that's working properly, no problem. To come to the next question, बिल्कुल, if एलिमेंट are the cofactors of 273, तो 273 कौन है, this is the element of second row, किसके हो गए जी, R2 के, सेकेंड रो के। then 2l plus 7m plus 3n is equal to, किसके इक्वल होंगे जी, आप कैसे करें सर, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो जी, कैसे, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग इज वर्क, सिंपल रिजल्ट याद रखना है आपको, क्या रिजल्ट याद रखना है जी, इफ एल एम एन आर कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो से B1, B2 एंड B3 ये आपने मान लिया। देन B1L प्लस B2M प्लस B3N इज इक्वल टू, ऐसा जरूरी है कि 3x3 की हो, 5x5 की हो, 7x कुछ भी हो बेटा, L11 या L1 L2 L3 करते चले जाना, उन सब का ऐसा कुछ भी पूछ ले, 2x2 में पूछ ले, ठीक है, नो मैटर। सो व्हाट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू जी 0। कितना, ये ऑटोमेटिकली ही 0 होता है, तो अब ये 2 LM 7 MN कुछ भी दे दे वैल्यू तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आंसर 0 आ गया जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल गया, इसके पास पता लग गया जी 2L प्लस 3N क्या आने वाला है जी 0 आने वाला है, आपके पास 0 आंसर भी आ गया। अब मन में क्या आया, सो थर्ड रो 0, फिर मन में क्या आएगा, फोर्थ 0, फिर आएगा फिफ्थ। अरे भैया ऐसे कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रो के लिए रिजल्ट है, तो ऐसे मत सोचना ज्यादा कि भाई थर्ड रो में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देगा वो आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस द रिंग Z55 इज, क्या है ये सर, ED PID UFD नन ऑफ दिस। सर हम इसको कैसे बताएं, याद कीजिए भाई, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, क्या हमें दो इंफॉर्मेशन पता लगती है किससे, ये रिकॉल द फॉर्मूला फर्स्ट। क्या, जब भी कभी आपको ZNI दिया हुआ है तो दो स्ट्रक्चर है इसके पास, क्या स्ट्रक्चर, या तो ये फील्ड बन जाता है और या फिर ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होता है, तो दोनों को हम याद कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास इफ n is congruence to 1, और मैं कहूं कि आपके पास congruence to 2, किस मॉड में, मॉड 4 एंड मॉड 4, ठीक है। देन ZNI जो भी होगा वैल्यू आएगी, इन दोनों में से आ गई, इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। अरे भाई ये तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ED PID UFD इन सब चीजों की हम बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है जी, इफ n congruence to 3 mod 4, देन आपके पास जो ZNI आ गया जी, ZNI कैसा बन जाएगा, दैट इज क्या बन जाएगा ZNI जब n कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 4 है, तो मैंने बताया हुआ है जी, ये फील्ड बन जाएगा। अभी तो बोला था बेटा कि दो ही स्ट्रक्चर बनती हैं, या तो फील्ड या फिर नॉट इंटीग्रल डोमेन। सो क्या बन गया जी, ZNI इज फील्ड। So these are simply the formulas. तो आपके पास here what is the value of n, here आपको क्या given है, n is equal to 5। So 5 को देखिए जी किसके congruence जा रहा है, 5 congruence to what, this is congruence to 1 mod 4। तो क्या implies आ गया, not integral domain, this implies that Z5I is not integral domain। So if it is not integral domain, so that means that cannot be the ED, that cannot be the PID, that cannot be the UFD। तो तीनों ऑप्शन शुरू में खत्म हो गए, बचा क्या जी, नन ऑफ दीज। तो आंसर लगाना होगा आपको नन ऑफ दीज। तो चलिए जी अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, yes the cardinality of the integral domain can be, wow that's a good question। क्या, ईडी की कार्डिनलिटी पूछी है जी, इंटीग्रल डोमेन की, इंटीग्रल डोमेन है इक्विलाइडियन डोमेन, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ईडी तो दोनों एक जैसे वर्ड लगते हैं, आईडी नहीं ये ईडी दिया हुआ है, तो इक्विलाइडियन डोमेन। सो क्या कार्डिनलिटी हो सकती है जी, क्या हो सकती है, कैसे स्ट्रक्चर को सोचना होगा। अब नोटिस कीजिए, आप एक छोटा सा बॉक्स मेथड जानते हैं, क्या बॉक्स मेथड जानते हैं, आप जानते हो सबसे पहले अंदर हम क्या रखते हैं जी, फील्ड। उसके बाद हम दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है बॉक्स के अंदर, हमारे पास होता है जी
इक्विलाइडियल डोमेन यानी कि ईडी। इसने कहा है कि इस ईडी की बतानी है जी क्या स्ट्रक्चर है, राइट। उससे पीछे आप क्या लेते हो जी, पीआईडी। और उसके भी बाहर क्या स्ट्रक्चर लेते हो जी आप, उसके बाहर लेते हो जी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। और उसके भी बाहर क्या स्ट्रक्चर लेते हो जी, इंटीग्रल डोमेन। यही तो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। और अगर ये है तो ये सारे स्ट्रक्चर से इम्प्लाइज कर जाती हैं, राइट ना। तो अब बताइए जल्दी से क्या हो सकती है जी। बेटा देखो, आपको मैंने क्या बताया हुआ है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, फील्ड की बात कर रहा है बेटा, फील्ड बनना हो। फील्ड आपके पास कैसे किस किस कार्डिनलिटी का बन सकता है भाई। फील्ड या तो प्राइम कार्डिनलिटी का होगा या फिर प्राइम की पावर में होगा। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, प्राइम की पावर। सो आप इसमें से देखिए क्या 5 प्राइम नंबर है, यस सर। तो इसका मतलब फील्ड बन सकता है। अगर फील्ड होगा तो वो डेफिनेटली ईडी होगा ना। तो आप इस बात को यहाँ ये अज्यूम ना करें, ये आपके पास इक्विलेटरल डोमेन पूछ रहा है, आप सिंपली मानो कि फील्ड पूछ रहा है। फील्ड तो ऑलरेडी ईडी है ना। सो दैट्स अ थिंग। सो हमने कहा 5 हो सकता है जी, 7 भी हो सकता है जी, और 8 भी हो सकता है जी, क्योंकि इसने पूछा है कैन बी। तो सो सिंपली क्या हो सकता है, बिकॉज व्हाट इज दिस वैल्यू इज 2 की पावर 3, है ना। तो मैं सिंपली क्या बनाऊंगा, जेड पी वाले तो फील्ड बन रहे थे, लेकिन ये भी तो होता है ना F8। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिस इज कैन बी द। सो दीज ऑल थ्री आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस, determine which of the following are irreducible over the indicated ring. So recall the concepts, recall the topic. The topic will be definitely, the concept will be repeated, but question will not repeat. So आपको क्या ध्यान रखना है, उसी कंसेप्ट को रिकॉल कीजिए जो ऐसे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किए हुए आपसे। कैसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी, पहला अपना पी एक्स देखो, पी एक्स इज व्हाट, फर्स्ट ए की पार्ट की बात कर रहा हूँ जी। पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी मुझे x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8। दिस इज द पॉलिनोमियल, राइट। किसके ऊपर दिया गया है जी, ओवर द आर, ओवर द फील्ड आर, आर के ऊपर दिया गया है। तो सर इसको कैसे करें। अब आर के ऊपर दिया गया है बेटा, सेट ऑफ अ रियल नंबर के लिए आपको देखना होगा सबसे पहले डिग्री कितनी, इसकी कितनी डिग्री है जी, ऑड पावर वाला है जी। ठीक है ना, इस पोलिनोमियल के पास कितना है, ऑड पावर वाला है। तो एन की वैल्यू तो आपके पास ऑड है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट। अगर इसके पास वन रियल रूट है तो पक्का वही इसका फैक्टर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पी एक्स कैसा हो गया जी, रिड्यूसेबल। दिस इज ए रिड्यूसेबल। और पूछा क्या गया है जी, पूछा गया है जी इरिड्यूसेबल के बारे में। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, सो दिस इज ए इरिड्यूसेबल, पहली बात। नाउ देन कम टू द सी पार्ट। सी में हमें क्या दिया गया है, चलिए पहले बी पे ही आ जाते हैं, बी पार्ट के ऊपर। व्हाट इज योर बी पार्ट, जिसमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x square plus x plus 1, that is given to you, x cube plus 2x square plus x plus 1। तो सर क्या करें, इसको क्या गिवन है हमें, इसमें तो बहुत ही सिंपल है जी, बस आपको ध्यान रखना है क्या सर, इसमें तो हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लगा पा रहे, ये साइक्लोटोमिक भी नहीं है। तो हम क्या करें सर, शिफ्टिंग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब क्या करें, अरे भाई प्राइम तो दिया है ना, प्राइम दिया हुआ है तो mod to टेस्ट लगा दीजिए। सो हमने mod to टेस्ट यानी कि दिस इज आवर पी एक्स या एफ एक्स। सो हम क्या किया जी, पी टू एक्स बना लिया। कैसे बनाएंगे पी टू एक्स, भाई डिग्री रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, डिग्री शुड बी द सेम। तो ये कितना हुआ जी, एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म। तो और सेकेंड टर्म क्या हो गया, जैसे ही 2 से हमने डिवाइड किया 0। सो आगे क्या बचा जी, x plus 1, दैट मीन्स यू आर गेटिंग x cube plus x plus 1। नाउ यू हैव टू चेक that is reducible or irreducible over Z2। If the is irreducible, that's fine। अगर reducible है तो आपने गलत प्राइम चूज कर लिया है जी। ये प्रिकॉशन भी मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना, मेरी प्लस क्लासेस में। सो नाउ देन व्हाट हैपन, जैसे ही हमने जीरो पुट किया, ओके, 0 plus 0 plus 1 विच इज इक्वल टू 1, और 1 पुट किया तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 plus
1 plus 1 which is equal to 3, and under congruence modulo 2 this is equal to 1. So this implies that आपके पास p2x is irreducible ओवर किसके ऊपर, z2 के ऊपर. सो हेंस एंड हेंस इस वजह से क्या हो गया, एंड हेंस px जो आपका पास पॉलिनॉमियल था दिस वन इज इरिड्यूसिबल ओवर आपके पास q पर, इरिड्यूसिबल ओवर q. सो क्या हो गया जी, ये तो हमारे पास b तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है जी. तो चलिए सर अब सी की तरफ भी अप्रोच कर लेते हैं. बिल्कुल जी बिल्कुल, देखते हैं सी को भी. सी ने क्या कहा, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 3. तो क्या हम इसे करना होगा. आइंस्टीन जी पढ़े हुए हैं हमारे पास, आइंस्टीन जी से पूछिए आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या कहता है. आइंस्टीन क्राइटेरिया बोलता है कि ऐसा प्राइम ढूंढ लो. हमने ढूंढ लिया जी p इज इक्वल टू 3 जो कि सब को डिवाइड करे एक्सेप्ट द हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट. राइट, नहीं डिवाइड कर रहा है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट कितना 1, 1 को 3 नहीं डिवाइड करता है जी. बट और देखो इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया. और इसका जो स्क्वायर है पी स्क्वायर यानी कि 9, वो कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट टर्म को डिवाइड ना करे. कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा है सर, 9 नेवर डिवाइड्स टू द 3. सो इसका मतलब हो गया, तो बाय द आइंस्टीन क्राइटेरिया this polynomial, given polynomial is irreducible over q and hence over z. So this is also the clear one, ये भी irreducible है. So last one बचा है सर, ये तो शायद लग रहा है कुछ कर देगा. क्या आपको पॉलिनॉमियल दिया गया है जी पी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट किसके ऊपर, z2 के ऊपर. z2 में कितनी वैल्यू 0 और 1. अगर मैंने p of 0 निकालने की कोशिश की तो what I am getting, this is I am getting that is equal to 1. And when I am going to determine the p of 1, that is equal to 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3 under modulo 2 that is equal to 1. So that means irreducible. क्या आ गया जी, irreducible over z2. सो जिसका मतलब क्या हो गया जी, 3 आंसर आए हैं इस क्वेश्चन की. लेकिन इसने इंफॉर्मेशन हमें काफी सारी दे दी, ठीक है ना. तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है. ओह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पीआईडी. तो ढूंढो जी ढूंढो जी ढूंढो जी. आपको वही अपना डब्बा यानी कि बॉक्स मेथड याद रखना होगा. ए दिया हुआ है क्या, अब ये लंच बॉक्स वाला डब्बा नहीं है जी, ये वही वाले बॉक्स है हमारे पास जिसमें होता है सबसे पहले फील्ड. दूसरा क्या होता है जी आपके पास, दूसरा होता है जी ईडी. ठीक है, आप समझ सकते हैं इनको हमने बॉक्स में बंद कर लिया है. देखो प्रॉपर्टी वाइज सबसे बड़ा फील्ड है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वाइज दिखता है सबसे छोटा है, ठीक है ना. नाउ देन आपके पास क्या आता है जी पी आई डी, इसी को पूछ रहा है जी, है ना. सो नाउ देन क्योंकि अंदर से बाहर को सब एम्प्लाइज करते हैं, उसके बाद यूएफडी एंड फाइनली लास्ट में क्या है जी आपके पास, आपके पास है जी इंटीग्रल डोमेन. बैक में कभी भी कोई भी एम्प्लाइज नहीं करता है. दैट्स द थिंग, मतलब कोई आईडी है तो गारंटी नहीं कि वो यूएफडी पीआईडी ईडी एफ कुछ भी बने, नो. लेकिन फील्ड है तो पक्का है कि वो ईडी पीआईडी यूएफडी और आपके पास आईडी बन गया है जी. तो सबसे पहले जेड आई के बारे में हम क्या जानते हैं, जेड आई इज इंटीग्रल डोमेन, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या मतलब होगा जी, दिस इंप्लाइज दैट पीआईडी, दिस इंप्लाइज दैट जेड आई इज ऑल्सो पीआईडी. सो इसने क्या पूछा, विच इज नॉट पीआईडी. नॉट को पूछा है जी, तो इसको तो भूल जाओ जी, बिल्कुल भी सोचना नहीं इसके बारे में. तो ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन. बी में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई, बी पे में तो हमें क्वोशिएंट रिंग दे दिया है z2x अपॉन आइडियल क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि जो इसमें पॉलिनॉमियल जो हमें आइडियल दिया गया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. भाई अब इसका मतलब इस क्वोशिएंट रिंग को हमें देखना होगा ये किस स्ट्रक्चर के आइसोमॉर्फिक जाता है. तो चलिए इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिनॉमियल ओवर जो भी हमारे पे आर दिया हुआ है यानी कि z2x में पॉलिनॉमियल रिंग में जिसके ऊपर ये रिंग बना है उसको हम देखते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है या इरिड्यूस हो रहा है. तो हमने मान लिया कि i की वैल्यू क्या है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और किसके ऊपर चेक करना है हमें, z2 की, z2 is equal to 0 1. 0 पुट किया तो what you are getting 0 plus 1 that is equal to 1, और 1 पुट किया तो what you are getting 1 plus 1 plus 1 which is equal to again 1. So this implies that irreducible.
और अगर ये इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल आ जाए तो दैट इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड। और किस फील्ड के क्या कार्डिनलिटी होती है उस फील्ड की? उस फील्ड की कार्डिनलिटी होती है जो भी आपको प्राइम दिया हुआ है उसके पावर में ये डिग्री जो का पॉलिनॉमियल हो वो रख दीजिए। तो दैट मींस किसका आ गया? फील्ड विद द कार्डिनलिटी 4 आ गया है जी आपके पास। ओके, दैट्स अ फील्ड। सो फील्ड आ गया है तो उसका मतलब वापस फील्ड क्या हो गया जी? ईडी पीआईडी यूएफडी सब हो गया। इसने तो नॉट पूछा था तो इसको भी भूल जाइए जी, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अरे सर ऐसे तो सब नहीं होंगे, क्या करेंगे? नहीं, आगे देखते हैं जी। ठीक है, यही तो काम है हमारे सर्च करने का। सी हमें जेड दिया गया है जी। जेड क्या होता है? एक काउंटर एग्जांपल है हमारे पास। जेड कहाँ? ये जो इन बाउंड्रीज के ऊपर रहता है क्या होता है जी? जेड इज यूएफडी, यूएफडी बट नॉट पीआईडी। हमेशा लिखवाते हैं ना सर ऐसे ही, बिल्कुल। ओके, जैसे काउंटर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? नॉट पीआईडी पूछा था ना, तो नॉट पीआईडी मिल गया है जी सी। नाउ वी आर हैप्पी, एटलीस्ट एक तो मिला हमें। ओके, कम टू द लास्ट वन। व्हाट इज दैट? दैट इज ओवर डी। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? डी के तरफ पहुंचते हैं हमें। इसने कहा जेड ऑफ रूट ऑफ -5। ये भी एक काउंटर एग्जांपल होता है बेटा। क्या हम जानते हैं? जब भी जेड के अंदर रूट लगा के -d लिखा हो और d की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर देन 3 हो, तो तब हम क्या कहते हैं? दैट इज ए दिस स्ट्रक्चर, यानी कि जेड रूट -d इज आपके पास क्या होता है? इज सिंपली integral domain but not UFD, is ID but not UFD। तो ये कहाँ बाउंड्री पे पहुंच गया जी? ये पिछली बाउंड्री पे पहुंच गया। अब ये नॉट यूएफडी, इसका मतलब नॉट पीआईडी। दिस इंप्लाइज नॉट पीआईडी। तो ये भी आंसर है जी। ये तो एक ही साथ रखे हुए थे दोनों के दोनों। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए जी, आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलिब्रियम डोमेन। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी प्रॉपरली। इज इट वर्किंग? यस, दैट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो चलिए जी, अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलिब्रियम डोमेन। क्या दिया हुआ है जी? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जी, फर्स्ट ऑप्शन Z3i। और अभी हमने क्या बताया था भाई कि जब भी n कॉन्ग्रुएंस टू 3 हो जाए मॉड 4 में, तो क्या बनती है जेड स्ट्रक्चर आपके पास? Zni क्या बनता है जी? इज फील्ड। ओके, फील्ड बन जाता है जी। तो यहाँ पर आपके पास n कॉन्ग्रुएंस टू 3 दिया हुआ है n की वैल्यू, तो ऑब्वियसली 3 कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड 4, इसका मतलब Z3i क्या बन गया जी? इज फील्ड। सो फील्ड आ गया है तो इसका मतलब डेफिनेटली अभी आपको बॉक्स बता ही है फील्ड है जी, तो फील्ड डेफिनेटली क्या होगा जी? ईडी भी होगा। ये तो इंप्लाइज कर देगा, दिस इंप्लाइज इज आल्सो द ईडी। ओके, तो पहला तो क्या हो गया जी? विच ऑफ द फॉलोइंग ईडी का था, तो पहला ही। दूसरे वाले को ऑलरेडी मैंने क्या बताया था आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में? दैट इज जेड आई क्या होता है जी? दैट इज आपके पास इक्विलिब्रियम डोमेन होता है जी। तो दैट इज आल्सो द सी ऑप्शन की तरफ अब चलते हैं, यानी कि ए और बी तो हमने कर लिया। हमें दिया गया है जी Z6X, राइट। पॉलिनॉमियल रिंग बनाया गया है किससे? रिंग दिया हुआ है आर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज ए Z6। और Z6 के पास कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं जी? हमने कहा कि इसके पास एक एलिमेंट 2 है नॉन जीरो, दूसरा एलिमेंट है 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो क्या आ गया जी? जीरो। अरे जीरो आ गया, इसका मतलब जीरो डिवाइजर्स हैं 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? Z6 जो मेरे पास स्ट्रक्चर है इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। ये तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? भूल जाओ ईडी पीडी यूएफडी सब चीजों को। तो दैट मींस दैट इज नॉट अ थिंग। तो इसको फ्री कर दीजिए जी, ये नहीं है। अब लास्ट डी पर भी ऑप्शन पे आइए। जेड क्या अभी लिखवाया था? जेड इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बट नॉट पीआईडी। ओके ना? सो इसने क्या कहा है? ईडी। तो आपकी तरफ जब नॉट पीआईडी हो गया, दिस इंप्लाइज अ नॉट ईडी। इक्वल डोमेन भी नहीं रहा जी। सो दिस इज आल्सो द कैंसिल वन।
होप इट इज क्लियर। देखो यूज टू हो जाओ, यही घूमते रहते हैं, यही चीजें हमें वहां मिलती हैं। तो चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। आप थे वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल पर और देख रहे थे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी सीएसआई नेट चैनल और वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल को जी, दोनों एक ही हैं बेटा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।